गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इम्पल्स साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं महेश कुमार खंडेलवाल आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे 11th क्लास के टॉपिक सार्थक अंक की। लेकिन सार्थक अंक को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, केमिस्ट्री क्या है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म एवं किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। एक बार फिर मैं बोल दूं, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी पदार्थ की संरचना, संगठन, गुणधर्म एवं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। अब हम बात करते हैं सार्थक अंक की। आज हम 11th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं सार्थक अंक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्थक अंक किसे कहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जब भी किसी राशि को प्रदर्शित किया जाता है तो उसके परिमाण के साथ साथ उसकी इकाई की भी आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए किसी लंबाई की हम बात करें तो हमको लिखना होगा 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या है कि परिमाण के साथ उसकी इकाई को भी दर्शाया जाएगा। जैसे द्रव्यमान की बात करें तो 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, यानी परिमाण के साथ साथ उसकी इकाई को लिखना आवश्यक होता है। अब हम बात करते हैं सार्थक अंक किसे कहते हैं। मापन की परिशुद्धता को प्रकट करने वाले अंकों को सार्थक अंक कहा जाता है, यानी मापन की परिशुद्धता दर्शाने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। और किसी भी संख्या में दशमलव के बाद जितने अधिक अंक उपस्थित होते हैं उस मापन की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है, तथा दशमलव के बाद सबसे कम अंक उपस्थित हों तो उस स्थिति में परिशुद्धता का मान कम होता है। तो किसी मापन की परिशुद्धता को दर्शाने वाले अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। मैं आपको बता दूं, अंक जो होते हैं किसी भी संख्या को यदि प्रदर्शित करना हो तो कुल मिलाकर 0 से लेकर 9 तक के अंक होते हैं जो किसी भी संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यहाँ 0 आपका शून्य अंक कहलाता है। 0 को हम कहते हैं शून्य अंक। और 1 से लेकर 9 तक के जो सभी अंक हैं इनको कहा जाता है गैर शून्य अंक या अशून्य अंक। एक बार फिर बोल दूं मैं परिभाषा, मापन की परिशुद्धता को दर्शाने वाले अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। किसी भी संख्या में दशमलव के बाद जितने अधिक अंक होते हैं उस मापन की परिशुद्धता उतनी ही अधिक होती है। मैंने आपको बताया कि किसी भी संख्या को 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं द्वारा दर्शाया जा सकता है। यहाँ 0 शून्य अंक कहलाता है और 1 से लेकर 9 तक के अंक गैर शून्य अंक कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। जब हम नियमों की बात करते हैं तो सबसे पहला नियम, 2 गैर शून्य, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि देखो ये सारे गैर शून्य अंक है और ये 0 है। तो पहला नियम आएगा, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जितने भी गैर शून्य अंक यदि हैं तो वे सभी गैर शून्य अंकों को हम कहेंगे कि वे सभी सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। जैसे 11 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो 1 और 1 ये दोनों गैर शून्य अंक है, अतः 11 में सार्थक अंक होंगे 2। यदि हम बात करें 8884 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो ये चारों के चारों अंक हैं वो गैर शून्य अंक है, अतः ये सारे सार्थक अंकों में गिने जाएंगे। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी 4। यदि मैं बात करूं 1.32 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो ये तीनों अंक भी गैर शून्य अंक है, अतः इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। तो पहला नियम यह है कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। नियम नंबर 2, दूसरा नियम,
दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। जैसे 102 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो मैंने अभी नियम बताया आपको, दो गैर शून्य अंकों के बीच आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में गिने जाते हैं, अर्थात 102 में सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। अर्थात ये शून्य चूंकि दोनों गैर शून्य अंक के बीच में उपस्थित है, अतः इस शून्य को भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। जैसे 2002 में कितने सार्थक अंक होंगे? तो यहाँ देख सकते हैं दो गैर शून्य अंकों के बीच में उपस्थित शून्य है ये, और ये सभी शून्य सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। तो यहाँ सार्थक अंक होंगे 4। जैसे 1.05 में कितने सार्थक अंक होंगे? तो दोनों गैर शून्य अंकों के मध्य 0 उपस्थित है, ये सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। तो यहाँ सार्थक अंक होंगे 3। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाली सभी शून्य सार्थक अंकों में गिनी जाती है। तीसरा नियम, दशमलव रहित संख्याओं में, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव नहीं होती है, दशमलव रहित संख्याओं में दाहिनी ओर अंत में आने वाली सभी शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती। देखिए बोर्ड पर हमेशा बाएं से दाईं ओर चला जाता है, तो दायां भाग इधर का होता है। जैसे आपके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए 110 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो मैंने नियम बताया कि दशमलव रहित संख्याओं में, इसमें कोई दशमलव नहीं है, दाहिनी ओर अंत में आने वाली सभी शून्य, जितने भी शून्य हो दाहिनी ओर, सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती। अर्थात ये 0 अब सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएगी। तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी मात्र 2, क्योंकि दोनों ही गैर शून्य अंक है। जैसे अब बारी आई 1020 में कितने सार्थक अंक होंगे? देखो यहाँ 4 अंक है, दशमलव रहित संख्या है, और दशमलव रहित संख्याओं में दाहिनी और अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाती। अर्थात ये शून्य तो सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएगी। लेकिन दूसरा नियम हमने जो पढ़ा है वो हमने देखा कि दो गैर शून्य अंकों के बीच में आने वाली सभी शून्य सार्थक अंकों में गिनी जाती है। अर्थात ये शून्य सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। तो कुल मिलाकर सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। और हम बात करें 2200 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। ये दोनों सार्थक अंक गिने जाएंगे, लेकिन गैर शून्य अंक है जो सार्थक अंकों में गिने जाएंगे, लेकिन ये दोनों 0 दशमलव रहित संख्या में दाहिनी ओर उपस्थित है, और दशमलव रहित संख्याओं में दाहिनी ओर उपस्थित जो शून्य होते हैं उन्हें सार्थक अंकों में नहीं गिना जाता। इसके बाद में हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की। चौथा नियम, यदि किसी संख्या में दशमलव उपस्थित है तो दशमलव युक्त संख्याओं में दाहिनी ओर उपस्थित शून्य भी सार्थक अंकों में गिनी जा सकती है, यदि उस शून्य से पहले कोई गैर शून्य अंक उपस्थित होता है। जैसे 4.20 में कितने सार्थक अंक होंगे? तो अब ध्यान से सुनते हैं अपना नियम। मैंने कहा था दशमलव युक्त संख्याओं में, दशमलव है, दाहिनी ओर आने वाली शून्य सार्थक अंकों में गिनी जा सकती है यदि उससे पहले कोई गैर शून्य अंक उपस्थित है। देखो यहाँ भी है, और चाहे यहाँ देख लो तो यहाँ भी है, इसलिए ये शून्य सार्थक अंकों में गिनी जाएगी। तो सार्थक अंकों की संख्या होगी 3। जैसे 4.0 में कितने सार्थक अंक होंगे? तो यहाँ सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 2, क्योंकि दशमलव के दाहिनी ओर शून्य उपस्थित है, लेकिन उस शून्य से पहले गैर शून्य अंक उपस्थित है, चाहे वो दशमलव के दाहिनी ओर रहे गैर शून्य अंक, चाहे उसके पहले भी आए। पर ध्यान रखिए दशमलव के दाहिनी ओर आने वाली शून्य सार्थक अंकों में गिन सकते हैं यदि उस शून्य से पहले कोई गैर शून्य अंक उपस्थित होता है। जैसे 0.069 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? अब हम बात करें, ये 0 दशमलव के दाहिनी ओर है
और दशमलव के दाहिनी ओर आने वाली जीरो सार्थक अंकों में गिन सकते हैं यदि उससे पहले कोई गैर शून्य अंक उपस्थित हो। लेकिन यहाँ इस दशमलव के बाद में जो दाहिनी ओर जीरो है, इससे पहले कोई गैर शून्य अंक उपस्थित नहीं है, इसलिए ये सार्थक अंक में नहीं गिनी जाएगी। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। आगे बात करूं, 0.00690 में कितने सार्थक अंक होंगे? देखो, दशमलव के दाहिनी ओर उपस्थित 0 है, लेकिन इनसे पहले कोई गैर शून्य अंक उपस्थित नहीं है, इसलिए ये दोनों शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिनी जाएगी। लेकिन ये शून्य दशमलव के दाहिनी ओर उपस्थित है और इससे पहले गैर शून्य अंक उपस्थित है, अतः ये तीनों ही सार्थक अंकों में काउंट होंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ सार्थक अंकों की संख्या आएगी 3। इसके बाद में बात करते हैं नियम नंबर 5 की। 5वां नियम हम बात करें तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब कभी वस्तुओं की गिनती की जाती है, जैसे 5 पेन, 10 किताब, तो ऐसी स्थिति में सार्थक अंकों की संख्याएं अनंत होती है। जब कभी किसी वस्तु की गिनती की जाती है तो वस्तुओं की गणना जब करते हैं तो सार्थक अंकों की संख्या अनंत मानी जाती है, क्योंकि ऐसी संख्याओं को दशमलव के बाद कितनी ही शून्य लगाकर दर्शाया जा सकता है। जैसे हम इसको लिख सकते हैं 5.0000000 पेन, 10.0000 किताब, अनंत तक लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, जब कभी वस्तुओं की गणना की बात आती है या वस्तुओं की गिनती की जाती है तो ऐसी स्थिति में उनमें सार्थक अंकों की संख्याएं जो है वो अनंत मानी जाती है। और लास्ट वन, यदि कोई संख्या वैज्ञानिक संकेतन में दी गई हो तो वैज्ञानिक संकेतन में जो संख्याएं दी जाती है उसमें उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या ही सार्थक अंकों की संख्या कहलाती है। जैसे 4.57 × 10⁸ में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? तो इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या है 3, जबकि 10 की घात 8 सिर्फ या ये जो घातांक होते हैं या तो शून्य की स्थितियां या दशमलव की स्थितियों को प्रदर्शित करते हैं। 4.8 × 10 की घात -8 में सार्थक अंकों की संख्या होगी 2। एक बार फिर मैं बोल दूं सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। नियम नंबर 1, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंकों में गिने जाते हैं। नियम नंबर 2, दो गैर शून्य अंकों के बीच में आने वाली सभी शून्य सार्थक अंकों में गिनी जाती है। नियम नंबर 3, दशमलव विहीन संख्याओं में दाहिनी और अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंकों में नहीं गिने जाते। नियम नंबर 4, यदि हम बात करें दशमलव युक्त संख्याओं की तो दशमलव युक्त संख्याओं में दाहिनी ओर अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक अंकों में गिने जा सकते हैं यदि उससे पहले कोई गैर शून्य अंक उपस्थित होता है। नियम नंबर 5, जब कभी वस्तुओं की गणना की जाती है तो वस्तुओं की गिनती जैसे 5 पेन, 10 किताब आदि में जो सार्थक अंक है इनकी संख्या अनंत मानी जाती है, क्योंकि ऐसी संख्याओं को दशमलव के बाद कितनी ही शून्य लगाकर दर्शाया जा सकता है। यदि कोई संख्या वैज्ञानिक संकेतन में दी गई होती है तो उस संख्या में जितने अंक होते हैं उतने ही सार्थक अंक उसमें उपस्थित होते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं सार्थक अंकों में गुणा भाग करना और जोड़ बाकी करना। सार्थक अंकों का जोड़ बाकी करना। देखिए, मान लीजिए आपको कोई सवाल दिया गया है 3.84, 18.1, 243.346 और क्वेश्चन दिया जाए कि दी गई संख्याओं का योग कीजिए तथा प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है आपको इसको जोड़ना है। 6, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल की 1, 8 3 11, 3 14 और 1 15 का 5 हासिल की 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 2। एक बार फिर 6, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 1 12 का 2 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 8 12 और 3 15 का 5 हासिल की 1,
4 1 5 और 1 6 और 2। अब क्वेश्चन आपसे किया गया था, दी गई संख्याओं का जोड़ कीजिए तथा प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए नियम ये है, जोड़ने और घटाने के लिए जो संख्याएं दी जाती है, जोड़ने और घटाने के लिए दी गई संख्याओं में जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक उपस्थित होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक उपस्थित होने चाहिए। अर्थात इसका परिणाम लिखा जाएगा 265.2। देखो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है दी गई संख्याओं में, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है। तो नियम ये था कि जब जोड़ने और घटाने के लिए जो संख्याएं दी जाती है, उन संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिस संख्या में होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। तो यहाँ दशमलव के बाद सबसे कम अंक 1 है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक रख दीजिए। तो इसका आंसर होगा 265.2, अर्थात सार्थक अंकों की संख्या आएगी 4। जैसे एक बाकी भी की जाए, क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया और कहा जाए कि घटाइए या दी गई संख्याओं की बाकी कीजिए और प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या निकालिए। तो सबसे पहले तो इसको हल कीजिए। 9, 4 में से 2 गए तो 2, 9 में से 4 गए तो 5, 7 में से 2 गए तो 5 और 8। अब बारी आई प्राप्त परिणाम में कितने सार्थक अंक होंगे। तो अभी मैंने आपको नियम बताया था कि जोड़ने और घटाने के लिए जो संख्याएं दी जाती है, उन संख्याओं में से जिस संख्या में दशमलव के बाद सबसे कम अंक होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी दशमलव के बाद उतने ही अंक होने चाहिए। अर्थात यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद केवल 1 अंक है, तो प्राप्त परिणाम में दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए। अर्थात 855.2 इसका आंसर होगा, सार्थक अंक। ये तो आ जाएगा परिणाम, और इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या है वो होगी 4। इसके बाद में बात आती है गुणा भाग करना। इसके लिए भी आपको नियम ध्यान रखना है। जैसे एक गुणा दे दिया आपको 5.0 इंटू 1.25 और एक दे दिया जाए जैसे 1.23 गुणा 1.25 अपॉन 1.264 और आपसे कहा जाए कि गुणा और भाग कीजिए तथा प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है, गुणा और भाग करने के लिए दी गई संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक जिस संख्या में होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होती है। अर्थात जैसे दी गई संख्या में इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है, तो प्राप्त परिणाम में केवल 2 सार्थक अंक होंगे। जैसे इसको यदि हम हल करें तो 1.25 इंटू 5.0 0, 5, 2 और 6, 1 और 2 3 अंक बाद इसका आंसर आया 6.250। तो कुल मिलाकर आपसे पूछा जाए कि दी गई संख्याओं को गुणा कीजिए, आपने कर लिया, प्राप्त परिणाम में कितने सार्थक अंक होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि गुणा और भाग करने के लिए जो संख्याएं दी जाती है, दी गई संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक जिस संख्या में होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। जैसे इसमें 2 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है, तो सबसे कम सार्थक अंकों की संख्या है 2, तो प्राप्त परिणाम में भी 2 सार्थक अंक होंगे। अर्थात इसका आंसर आप लिखोगे 6.2 और सार्थक परिणाम तो हो जाएगा 6.2 और इसके सार्थक अंक हो जाएंगे 2। अब बारी यहाँ आई कि इसको हल कीजिए और प्राप्त परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या निकालिए।
तो देखिए दी गई संख्याओं में इसमें 3 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है और इसमें 4 सार्थक अंक है। और मैंने ये कहा है कि गुणा और भाग करने के लिए जो संख्याएं दी जाती है, दी गई संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक जिस संख्या में होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी सार्थक अंकों की संख्या उतनी ही होनी चाहिए, अर्थात 3, 3 और 4। तो सबसे कम सार्थक अंक है 3, तो इसका जो आंसर यानी परिणाम आएगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या रखी जाएगी 3। इसके बाद में हम बात करते हैं निकटन। तो देखो जोड़ और बाकी के लिए मैंने नियम बताया कि जोड़ने और घटाने के लिए जो संख्याएं दी जाती है, उन संख्याओं में दशमलव के बाद सबसे कम अंक जिस संख्या में होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी उतने ही अंक होने चाहिए। और गुणा और भाग के लिए मैंने बताया कि गुणा और भाग करने के लिए जो संख्याएं दी जाती है, तो दी गई संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक जिस संख्या में होते हैं, प्राप्त परिणाम में भी उतने ही सार्थक अंक होने चाहिए। इसके बाद में बात आती है निकटन की। इसके लिए कुछ नियम है निकटन करना, निकट मान को प्रदर्शित करना। जैसे आपको एक संख्या दी गई 1.8946, यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है, अर्थात इसका निकटन होगा 1.89 और 5। यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले, देखो 6 है, 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.895। नंबर 2, यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 से छोटा है, जैसे 1.8944। यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 से छोटा है तो उससे पूर्व वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, अर्थात 1.894। तो इसका आंसर लिखा जाएगा 1.894। नंबर 3, यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 है तो उससे पूर्व वाली संख्या के सम होने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। लेकिन यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 है और उससे पूर्व वाली संख्या विषम है तो विषम होने की स्थिति में उसमें 1 जोड़ दिया जाता है, तो इसका हो जाएगा 1.88। एक बार फिर मैं बोल दूं, यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 से बड़ा है तो उससे पूर्व वाली संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है। यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 से छोटा है तो उससे पूर्व वाली संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। यदि हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 है तो उससे पूर्व वाली संख्या सम होने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करते, लेकिन विषम होने की स्थिति में उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। अब जैसे लास्ट में एक मैं क्वेश्चन दे दूँ, 1.895 इसका निकटन करना है, तो हटाया जाने वाला दाहिनी ओर का अंक 5 है लेकिन उससे पूर्व वाली संख्या विषम है, तो विषम होने की स्थिति में इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 1 जोड़ते ही 9 और 1 10 की 0 हासिल की, 1 8 और 1 9, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.90। धन्यवाद।